हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीएस के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप सभी को पता है कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हम पार्ट 85 यानी कि 85 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जीएस HPSSC HPPSC क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 86 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी जीएस से मतलब क्या है, तो जीएस से मतलब है जनरल स्टडीज़, यानी कि हम यहाँ पर कुछ एक मिक्स क्वेश्चंस, मिक्स सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 126 है। द मराठा किंगडम इन औरंगजेब्स टाइम वॉज नॉट लेड बाय। तो औरंगजेब के समय में मराठा राज्य का नेतृत्व नहीं किया था। तो किसके द्वारा नहीं किया गया था? तो शाहजी के द्वारा नहीं किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब अगर सिंपल मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो यहाँ पर सिंपल आपसे पूछा गया है कि औरंगजेब के समय समकालीन कौन कौन से राजा हुए थे। तो औरंगजेब के समय जो समकालीन मराठा राजा हुए थे, तो उनमें ताराबाई भी थी, शिवाजी भी थे और संभाजी भी थे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शाहजी नहीं थे, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये जो संभाजी हैं, ऑप्शन सी में देख करके रखे हैं संभाजी, तो महाराष्ट्र में एक स्थान है जिसका नाम है औरंगाबाद। तो औरंगाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है और औरंगाबाद का नाम चेंज करके संभाजी नगर रखा गया है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब जब भी मराठा राज्य की बात आती है तो मराठा राज्य के बारे में मैं आपको बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर बताता हूँ, तो आज भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। जैसे कि मराठा साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मराठा साम्राज्य की स्थापना ऑब्वियसली शिवाजी के द्वारा की गई थी। और शिवाजी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था 1627 में। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोंसले और शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। ये आपको पता चल गया। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शिवाजी के द्वारा राजधानी रायगढ़ कब बनाई गई थी? तो शिवाजी के द्वारा जो राजधानी रायगढ़ थी उसको बनाया गया था 1656 में। ध्यान में रखना, शिवाजी की राजधानी क्या थी? तो वो थी रायगढ़। ये आपको पता चल गया। एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि शिवाजी के द्वारा तोरण पहाड़ी किले पर कब अधिकार कर लिया गया था? तो शिवाजी के द्वारा तोरण पहाड़ी किले पर 1644 में जो तो अधिकार कर लिया गया था। ये डेट्स मैं आपको बहुत बार बताता रहता हूँ, ध्यान में रखना है, डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डेट्स पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है। कुछ और भी क्वेश्चंस शिवाजी से पूछे जाते हैं, जैसे कि शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कब की थी? तो वो की थी 1659 में, 1659 में। ये भी आपको पता चल गया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि किन किन के मध्य में हुई थी और कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी और यह शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिवाजी ने मुगलों के व्यापारिक केंद्र सूरत को कितनी बार लूटा था और कब कब लूटा था? तो सूरत को जो है तो शिवाजी के द्वारा 2 बार लूटा गया था। और कब कब लूटा गया था? एक तो लूटा गया था 1664 में और एक लूटा गया था 1670 में। ये क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में बनता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है, डेट्स पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में, वैसे ही इनकी मृत्यु कब हुई थी वो भी आपको ध्यान में रखना है। इनकी मृत्यु हो गई थी 1680 में। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने किन के बारे में देखे? शिवाजी के बारे में देखे, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। एक और क्वेश्चन शिवाजी के बारे में, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो शिवाजी के गुरु 2 थे, एक तो था गुरु कोंडदेव और एक थे गुरु रामदास, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 127 है। हु प्रोवाइडेड हेल्प एंड कोऑपरेशन टू राजा राम मोहन रॉय इन हिज एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स? तो राजा राम मोहन रॉय को उनकी शैक्षणिक परियोजना में सहकार तथा सहायता किसके द्वारा दी गई थी? तो वह किसके द्वारा दी गई थी? तो ये बात है 1817 की। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी और इसमें राजा राम मोहन रॉय का सहयोग किया था डेविड हेयर के द्वारा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब जब भी महान व्यक्तित्व की बात आती है, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय हो गए, तो जैसे ही महान व्यक्तित्व की बात आती है तो पहले तो आपको इनका जन्म पता होना चाहिए और इनकी मृत्यु पता होनी चाहिए। इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बन रहे हैं। तो पहले तो इनका जन्म देख लेते हैं। जैसे कि राजा राम मोहन रॉय का जन्म हुआ था 1772 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1833 में। और हुई कहाँ पर थी वो आपसे बहुत बार पूछा जाता है। तो इनकी मृत्यु हुई थी ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। ये आपको पता चल गया। अब जितने भी क्वेश्चंस राजा राम मोहन राय जी के बारे में पूछे जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन, नव जागरण के अग्रदूत किन्हें कहा जाता है?
तो वह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, आधुनिक भारत के पिता किसे कहा जाता है? तो वो भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत किन्हें कहा जाता है? तो वो भी राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। आप सभी को पता है कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही 1829 में सती प्रथा पर जो है तो प्रतिबंध लगाया गया था, और उस समय गवर्नर जनरल कह लो तो वह कौन थे? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। वो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब राजा राम मोहन राय ने 1809 में, डेट्स पर देखो आपको ज़्यादा फोकस रखना है। अब राजा राम मोहन राय ने 1809 में अपनी पहली किताब लिखी थी, तो वह पहली किताब कौन सी थी? तो वो थी तोहफत उल मुहद्दीन, जिसको एकेश्वरवादियों का उपहार भी कहा जाता है। तो ये इन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी थी 1809 में, और कौन सी भाषा में इन्होंने प्रकाशित की थी? फारसी भाषा में इन्होंने प्रकाशित की थी, ये आपको पता चल गया। उसके बाद जाकर के उन्होंने क्या किया था? उसके बाद जाकर के 1820 में आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस के नाम से बाइबल का भी अनुवाद किया था। 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। तो ये सारे काम किन्होंने करवाए थे? तो वो करवाए थे राजा राम मोहन राय ने। इनको भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1821 में बंगाली भाषा में इन्होंने अपनी पहली पत्रिका संवाद कौमुदी का भी प्रकाशन किया हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बने हुए हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। एक और क्वेश्चन इनके बारे में बनता है कि समुद्री मार्ग से इंग्लैंड जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि समुद्री मार्ग से इंग्लैंड जाने वाले पहले भारतीय भी राजा राम मोहन राय थे। अच्छा, इनको भेजा किन्होंने था? तो इनको भेजा गया था मुगल बादशाह अकबर सेकंड के द्वारा। किनके द्वारा? अकबर सेकंड के द्वारा। और कब भेजा गया था? 1830 में। और बाद में चल करके 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और कहाँ पर हुई थी? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने किनके बारे में देखे? राजा राम मोहन राय जी के बारे में देखे, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 128 है। वेबल प्लान वॉज गिवन इन द ईयर। तो वेबल प्लान किस वर्ष में दिया गया था? अब वेबल प्लान कब दिया गया था, ये एग्जैक्ट डेट आपको ध्यान में रखनी है। तो ये दिया गया था 14 जून 1945 को। कब दिया गया था? 1945 को। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस समय वाइसराय कौन थे? तो उस समय वाइसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड वेबल। ये भी आपको पता चल गया। और ये जो वेबल प्लान है, इसको एक और नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है शिमला कॉन्फ्रेंस। क्या जाना जाता है? शिमला कॉन्फ्रेंस। कई बार आपसे पूछा जाता है कि शिमला कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि शिमला कॉन्फ्रेंस शिमला में हुई थी, और वो हुई थी 1945 में। ये हमने यहाँ पर देखा। अब कुछ और भी इंसिडेंट्स की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें, जिनमें एक तो आ जाता है चौरा चौरी की घटना। ये कब हुई थी? तो चौरी चौरा की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। ये डेट्स देखो बहुत बार एग्जाम में बनती है। और चौरी चौरा की घटना हुई कहाँ पर थी? तो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर कुछ और क्वेश्चंस की भी अगर बात करें, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बने हुए हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? और उस डेट को जो है तो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हाल फिलहाल प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 2023 का है, वो हाल फिलहाल कहाँ पर मनाया गया है? तो वो मनाया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 129 है। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज जनरली कॉम्पैक्ट एंड रेजिस्टेंट टू इरोजन। तो निम्न में से कौन सी चट्टान सामान्य रूप से सघन तथा अपरदन के प्रति रोधी होती है? तो वह कौन सी चट्टान है? तो वह है मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित चट्टान। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अभी कल ही मैंने आपको बताया हुआ था कि चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, और वो 3 प्रकार भी मैंने आपको बताए हुए थे। और उन प्रकारों में जो उनके एग्जाम्पल्स हैं, जो कि बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि आपसे क्वेश्चन में ही पूछा गया था कल कि बलुआ पत्थर किसका एक एग्जाम्पल है, तो वो हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक्स का। इस तरह के क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं। तो चलो आज भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो चट्टानें होती हैं 3 प्रकार की। सबसे पहले इग्नियस रॉक्स यानी कि आग्नेय चट्टान, उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टान, और मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित चट्टान। अब इनके एग्जाम्पल्स मैं आपको बहुत बार बताता हूँ, तो चलो आज भी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी देखो, रिवाइज आपको बार बार करना है। रिवाइज करने से ही आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल्स की अगर बात करें,
तो इग्नियस रॉक्स यानी कि आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट आ जाता है, बेसाल्ट आ जाता है, पेग्माटाइट आ जाता है, डायोराइट आ जाता है, ग्रेबो आ जाता है। तो ये हमने देखे इग्नियस रॉक्स के कुछ एक एग्जाम्पल्स। अब बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक यानी कि अवसादी चट्टान के कुछ एक एग्जाम्पल्स। तो अवसादी चट्टान में बलुआ पत्थर आ जाता है, चूना पत्थर आ जाता है, डोलोमाइट आ जाता है, कॉन्ग्लोमरेट आ जाता है, शैलखरी आ जाता है, शेल आ जाता है, नमक की चट्टान आ जाती है। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? तो वो हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के। अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित चट्टान के कुछ एक एग्जाम्पल्स। तो कायांतरित चट्टान में मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्बल आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नीस आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्ट आ जाता है, और फाइलाइट इसमें आ जाता है, स्लेट इसमें आ जाता है, क्वार्ट्जाइट इसमें आ जाता है। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? तो वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स के। तो ये तीनों के तीनों चट्टान के प्रकार मैंने आपको बता दिए, इनके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करें, द जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फियर एंड द स्ट्रेटोस्फियर इज कॉल्ड। तो क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल को पृथक करने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ट्रोपोपॉज यानी कि क्षोभ सीमा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि टोटल एटमॉस्फेरिक लेयर्स यानी कि टोटल वायुमंडलीय परतें कितनी होती हैं? तो वो कितनी हैं? तो वो है 5। ये आपको ध्यान में रखना है। अब वो 5 परतें कौन कौन सी होती हैं और उनसे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। बिल्कुल सारा का सारा कंसेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये है अर्थ, ये है अर्थ का सरफेस। अर्थ के ऊपर कौन सी परत आती है? तो वो आती है ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि वायुमंडलीय घटनाएं हमें कहाँ पर देखने को मिलती हैं, यानी कि मौसमी घटनाएं हमें कहाँ पर देखने को मिलती हैं? तो वह क्षोभ मंडल में ही हमें देखने को मिलती हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा घनत्व वाली परत कौन सी है? तो वो भी ट्रोपोस्फियर ही हो जाएगी। फिर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें देखने को कहाँ पर मिलता है, किस परत में हमें देखने को मिलता है? तो वो भी हमें ट्रोपोस्फियर में ही देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस ट्रोपोस्फियर के बारे में हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ट्रोपोस्फियर से ऊपर कौन सी परत आती है? तो वो आती है स्ट्रेटोस्फियर, जिसको समताप मंडल कहा जाता है। और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन लेयर हमें किस परत में देखने को मिलती है? तो ओजोन लेयर हमें स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल में देखने को मिलती है। ओजोन लेयर का काम क्या है? तो ओजोन लेयर जो है तो यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज, जिनको पराबैंगनी किरणें कहा जाता है, तो उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हवाई जहाज जो है तो किस परत में उड़ते हैं? तो वो भी स्ट्रेटोस्फियर में ही उड़ते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो स्ट्रेटोस्फियर के बारे में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने यहाँ पर देख लिए कुछ। अब स्ट्रेटोस्फियर से ऊपर कौन सी परत आती है? तो वो आती है मेसोस्फियर यानी कि मध्यमंडल। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उल्का पिंड को धरती पर आने से पहले ही नष्ट कर देने वाली परत कौन सी है? तो वो कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी मेसोस्फियर यानी कि मध्यमंडल। ये भी हमने क्वेश्चन देख लिया। मेसोस्फियर के ऊपर कौन सी परत आती है? तो वो आती है आयन मंडल, जिसको हम थर्मोस्फियर कहते हैं या फिर इसको हम आयनोस्फियर कह देते हैं। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सैटेलाइट्स वगैरह कहाँ पर छोड़े जाते हैं, कौन सी परत में छोड़े जाते हैं? तो वो छोड़े जाते हैं थर्मोस्फियर या फिर आयनोस्फियर में। ये भी आपको पता चल गया। और सबसे बाहर कौन सी परत होती है? तो वो होती है एक्सोस्फियर यानी कि बाह्य मंडल। तो ये पांचों की पांचों परतें मैंने आपको बता दी। इनसे संबंधित है जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी देखो, वीडियोज़ अगर आपको सच में हेल्पफुल लगती हैं तो जरूर से वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें और अपने भाई बहनों के साथ जरूर से हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 131 की बात करें, सारगैसो सी इज लोकेटेड इन। तो सारगैसो समुद्र जो है तो कहाँ पर है? ये वाला क्वेश्चन हमने 2-3 दिन पहले ही देखा हुआ था। आई थिंक कल ही हमने देखा हुआ था। तो सारगैसो सागर कहाँ पर है? तो वह है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तर अटलांटिक महासागर में है। और एक और क्वेश्चन हमने सारगैसो सागर के बारे में देखा हुआ था कि कौन सा ऐसा सागर है जिसका कोई भी तट नहीं है, कोई भी कोस्ट लाइन नहीं है? तो वह कौन सा ऐसा सागर है? तो वह है सारगैसो सागर। ये क्वेश्चन देखो सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो संभावना है कि आपके आने वाले स्टेट एग्जाम में भी यह पूछा जा सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखो बात की गई है अटलांटिक ओशन की। तो अटलांटिक महासागर से कुछ एक क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो सबसे गहरा स्थान है प्यूर्टो गर्त या फिर प्यूर्टो ट्रेंच। अच्छा, इसकी टोटल डेप्थ कितनी है? तो इसकी टोटल गहराई हो जाएगी 9219 मीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये तो हमने देख लिया अटलांटिक ओशन। कई बार आपसे इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर का भी पूछा जाता है कि हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान हो जाएगा सुंडागर्त, जिसकी टोटल डेप्थ कितनी है? तो वह है 7725 मीटर।
ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछूंगा जो कि आप सभी को पता होगा। प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन, तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है और उसकी टोटल डेप्थ कितनी है, वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 132 है। द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बुशमैन इज, तो बुशमैन के मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप कौन से हैं। तो बुशमैन जो जनजाति है वह कहाँ पर पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। और इसके मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, क्या यह हंटिंग करती है, माइनिंग करती है, फार्मिंग करती है या फिर फूड गैदरिंग करती है। ये देखो, इस तरह के क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में बन सकते हैं। एसआई वगैरह के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो देखो, बुशमैन के मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप में हंटिंग आ जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यह जो है तो शिकारी हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब सबसे बेसिक सा क्वेश्चन बनता है कि ये जो बुशमैन ट्राइब है, बुशमैन जनजाति है, ये पाई कहाँ पर जाती है। तो ये पाई जाती है साउथ अफ्रीका में, ये आपको ध्यान में रखना है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यह पाई जाती है। बेसिकली ध्यान में आपको रखना है, यह बहुत सारे देशों में पाई जाती है। तो कुछ एक देशों के नाम मैं आपको बताऊंगा जो कि आपने ध्यान में रखने हैं। तो बुशमैन ट्राइब पाई जाती है, एक तो बोत्सवाना देश में पाई जाती है, नामीबिया देश में पाई जाती है, साउथ अफ्रीका देश में पाई जाती है और जाम्बिया देश में पाई जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। और एक और नाम आपको ध्यान में रखना है, अंगोला, अंगोला देश में भी पाई जाती है। बेसिकली देखो, आपको ध्यान में रखना है, बुशमैन ट्राइब पाई जाती है बोत्सवाना और नामीबिया में। ये आपको सिंपल सा यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको पता होने चाहिए। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कालाहारी मरुस्थल हमें कहाँ पर देखने को मिलता है। यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो बुशमैन ट्राइब है यह कहाँ पर पाई जाती है। तो ये पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में। और कालाहारी मरुस्थल कहाँ कहाँ पर है, तो मैंने आपको बता दिया, बोत्सवाना देश हो गया, नामीबिया देश हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, जाम्बिया देश हो गया। तो यहाँ पर क्या है, तो वह है कालाहारी मरुस्थल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ और जनजातियों की भी अगर बात करें, जिनमें एक तो आ जाती है रेड इंडियन। तो रेड इंडियन जनजाति ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है यूएसए और कनाडा में। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, सेंटलीज जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हमारे इंडिया के अंडमान और निकोबार द्वीप पर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 133 है। विच कंट्री टॉप्स द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड, तो सोने के उत्पादन में कौन सा देश विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा चाइना। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में यही पूछा जाता है, तो यही आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, इन मानसून रीजन द मैक्सिमम रेन अकर्स इन, तो मानसून वर्षा क्षेत्रों में महत्तम वर्षा कहाँ पर होती है, तो वह कब होती है, तो वो होती है समर यानी कि गर्मियों में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है तो कब होती है, किस मानसून के कारण होती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा साउथ वेस्ट मानसून से होती है। किससे होती है, साउथ वेस्ट मानसून यानी कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। ये आपको पता चल गया। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में रिट्रेटिंग मानसून से कहाँ पर बारिश होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भारत में रिट्रेटिंग मानसून से जो है तो कोरोमंडल कोस्ट जो कि कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, तो वहाँ पर बारिश होती है। और कब होती है, कौन से मंथ्स में होती है, अक्टूबर और नवंबर महीने में होती है, यानी कि सर्दियों में होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 की बात करें, द पटकई बूम एंड द नागा रेंजेस ऑफ पूर्वांचल फॉर्म वाटर शेड बिटवीन, तो पूर्वांचल की पटकई बूम तथा नागा श्रृंखला किसके मध्य जल छप्पर बनाती है। तो वह किसके मध्य बनाती है, तो वो बनाती है भारत और बर्मा यानी कि भारत और म्यांमार के बीच में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात की गई है पटकई बूम, ये जो पर्वत श्रृंखला है, और नागा श्रृंखला। अब ये हैं कहाँ पर, वो आपको पता होना चाहिए। तो पटकई बूम कहाँ पर है, कौन से राज्य में है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह हमारे इंडिया में है। और ये जो पटकई बूम है ये कौन से राज्य में है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो नागा श्रृंखला है ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि यह नागालैंड में है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा अरुणाचल प्रदेश की कुछ एक पहाड़ियों के नाम, फिर मैं आपको बताऊंगा नागालैंड की कुछ एक पहाड़ियों के नाम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में कुछ एक पहाड़ियाँ हैं जिनके नाम बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, जिनमें एक तो आ जाती है पटकई बूम पहाड़ी हो गई, फिर अबोर मिश्मी हो गई, डफला हो गई, मिरी हो गई। तो ये कहाँ की पहाड़ियाँ हैं, तो ये हैं अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ। नागालैंड की भी पहाड़ियाँ आपको पता चल गई कौन सी हैं, तो वो है नागा पहाड़ियाँ। उसी तरह आपसे पूछा जाता है लेमाटोल, लेमाटोल पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि लेमाटोल पहाड़ियाँ मणिपुर राज्य में हैं। कहाँ पर हैं, मणिपुर राज्य में। मिजो पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, ये भी आपको पता चल गया होगा, मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम राज्य में हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो मेघालय में गारो हो गई, खासी हो गई और जयंतिया, ये पहाड़ियाँ हैं। ये सारी की सारी पहाड़ियाँ मैंने आपको बता दी जो कि आपको ध्यान में रखनी है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 160 है। अच्छा, इस क्वेश्चन के बाद हम थोड़े बहुत करंट के क्वेश्चन भी देख लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 160 की बात करें, शान एंड शाबू आर द पॉपुलर फोक डांसेज ऑफ द पीपल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो शान और शाबू हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोगों का प्रचलित लोक नृत्य है? तो वह कहाँ के लोगों का प्रचलित लोक नृत्य है? तो वह है लाहौल स्पीति का। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा किन्नौर के कुछ एक लोक नृत्य। तो किन्नौर में कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं? तो किन्नौर में कयांग हो गया, बाक्यांग हो गया, बोयांग छू हो गया, लांबर लोक नृत्य हो गया, जापरो, देखो बहुत बार एग्जाम में बनता है, जापरो लोक नृत्य हो गया। तो ये कहाँ पर मनाए जाते हैं? तो ये मनाए जाते हैं किन्नौर में। उसी तरह कुल्लू की अगर बात करें, कुल्लू में कौन कौन से लोक नृत्य मनाए जाते हैं? तो कुल्लू में करथी लोक नृत्य हो गया, लालहड़ी लोक नृत्य हो गया, स्वांग टेगी हो गया, धरवेणी लोक नृत्य हो गया, और डांडरा, अभी हाल फिलहाल एक एग्जाम में पूछा गया था, डांडरा लोक नृत्य हो गया। तो ये कहाँ पर मनाए जाते हैं? तो ये मनाए जाते हैं कुल्लू जिले में। उसी तरह मैं बात करूँ घुघती लोक नृत्य कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है शिमला जिले में। उसी तरह इंपॉर्टेंट छोहारा लोक नृत्य कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है महासू में। ये भी आपको पता चल गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ठोडा लोक नृत्य ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। और एक और की अगर बात करें बिरसू, बिरसू लोक नृत्य कहाँ पर मनाया जाता है? तो शिमला और सिरमौर में मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डांसेस हमने यहाँ पर देखे, लोक नृत्य हमने यहाँ पर देखे, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ एक करंट के क्वेश्चंस है। तो अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है, एक देश में जो है तो साइक्लोन गैब्रियल आया हुआ है। तो वह किस देश में आया हुआ है ये आपको ध्यान में रखना है। तो साइक्लोन गैब्रियल कौन से देश में आया है? तो ये आया है न्यूजीलैंड में। और इसने न्यूजीलैंड ने अपने 6 शहरों में जो है तो नेशनल इमरजेंसी भी लगा दी है, नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखा, साइक्लोन गैब्रियल कहाँ पर आया है? तो वो आया है न्यूजीलैंड में। अच्छा, आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन हैं, कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, यहाँ से आपको पता होगा कि कल क्या है? तो कल क्या है? तो वह है महाशिवरात्रि। कल क्या होगा? महादेव आने वाले हैं। तो महाशिवरात्रि से ही आपको ध्यान में रखना है, शिवरात्रि से ही आपको ध्यान में रखना है कि शिवरात्रि के वक्त पे जो है तो हमारे हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, शिव बनाए गए हैं, या फिर आप कह सकते हैं तो इनका पूरा नाम क्या है? तो वह है शिव प्रताप शुक्ला। ये कुछ एक ट्रिक्स होती हैं जिनके माध्यम से आपको ध्यान में रखना है। तो हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं शिव प्रताप शुक्ला। और महाशिवरात्रि की आपको हार्दिक बधाई एडवांस में ही मैं आपको दे देता हूँ। और कुछ और भी क्वेश्चंस की अगर बात करें, करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय 2023 अवार्ड जो है तो किसको दिया गया है? पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि राजा राम मोहन रॉय ये जो अवार्ड है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2023 का राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है ABK प्रसाद को। किनको दिया गया है? ABK प्रसाद को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, तर्कश एक्सरसाइज है। ये जो तर्कश एक्सरसाइज है ये किस किस के मध्य में हुई है? तो ये जो तर्कश अभ्यास है यह इंडिया और USA के बीच में हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है। हमारे इंडिया के NSG ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया हुआ है। और ये जो तर्कश एक्सरसाइज है ये हुई कहाँ पर है? तो ये हुई है तमिलनाडु के चेन्नई में। ये भी आपको पता चल गया। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के कुछ एक क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे। और एक और क्वेश्चन हमने देखा हुआ था कि काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? मुंबई में किया गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो वो किया गया था मध्य प्रदेश में। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहले नंबर पर कौन आया है? तो वो आया है महाराष्ट्र स्टेट, सेकंड नंबर पर आया है हरियाणा स्टेट, और थर्ड नंबर पर आया है मध्य प्रदेश। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स में बन सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।